दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार यानी कि वर्ष 2021 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें हम लोग हिंदी का 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आप लोग इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 400 से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा कोर्स का लिंक दिया हुआ है जिसको देखने में आपको 1 से 2 दिन का समय लगेगा। दोस्तों 1 से 2 दिन में आप लोग पूरा वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में 400 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको हिंदी का पूरा चैप्टर का रिवीजन हो सके। और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग 100 तक देखिए और कम से कम आपको 50 प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। अगर 50 प्रश्न से आपको इससे ज़्यादा का उत्तर पता है तो आपका तैयारी अच्छा है, और अगर 50 से आपको नीचे पता है तो आपका तैयारी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप लोग अंत में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही सही पता था। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है खोखा का क्या नाम है। दोस्तों खोखा का क्या नाम है, तो खोखा का नाम है कासू। क्या नाम है, कासू नाम है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। खोखा का क्या नाम है, तो कासू नाम है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। दोस्तों कहता है कि वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है दैनिक जागरण, उसके बाद भास्कर, उसके बाद अमर उजाला और उसके बाद जनसत्ता। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा अमर उजाला का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं, तो अमर उजाला का। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है वाणी कब 20 के समान हो जाती है। दोस्तों वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो हमारा उत्तर होगा राम नाम के बिना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कहता है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उर्वशी, यानी कि जो उर्वशी रचना है उनका उसी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कौन सी कृति रसखान की नहीं है। दोस्तों कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रेम फुलवारी, उसके बाद प्रेम वाटिका, उसके बाद अष्टम धाम, उसके बाद डी है सुजान रसखान। तो दोस्तों इसमें प्रेम फुलवारी है, ये रसखान की कृति नहीं है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। दोस्तों कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो देखिए आत्मजयी, उसके बाद भी है कालजयी। तो दोस्तों आत्मजयी कालजयी दोनों कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति है। तो देखिए आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि रंगपा मगमा से कहाँ मिलता था। दोस्तों रंगपा था वो मगमा से कहाँ मिलता था, तो वह कुएं के पास मिलता था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कुएं के पास। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है हिरोशिमा कहाँ है। दोस्तों हिरोशिमा कहाँ है, तो जानते हैं आप लोग हिरोशिमा पर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। और हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नौवां प्रश्न कहता है कि उर्वशी किसकी कृति है। दोस्तों उर्वशी किसकी कृति है, तो उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। दोस्तों जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बांग्ला भाषा के, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो बांग्ला भाषा के कवि हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था,
तो गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था, जो भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर सवाल कहता है कि रसखान किस काल के कवि हैं। दोस्तों रसखान हैं वो किस काल के कवि हैं, तो रसखान है वो भक्ति काल के कवि हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सुजान सागर किसकी कृति है। दोस्तों सुजान सागर किसकी कृति है, तो ये सुजान सागर है वो घनानंद की कृति है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा घनानंद। सुजान सागर किसकी कृति है, तो घनानंद की। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। दोस्तों सेन साहब का पुत्र कौन था, कासू था। वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। दोस्तों कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है बवारा अहेरी, सी है आंगन के पार द्वार, उसके बाद सी में दिया हुआ है एक बूंद, साहस उछली, और डी है मिलिन यामिनी। तो दोस्तों मिलिन यामिनी है ये कृति अज्ञेय की नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है। दोस्तों जीर्ण जनपद किसकी कृति है, तो जीर्ण जनपद भी प्रेम घन की कृति है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेम घन। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है। दोस्तों गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है, यानी कि यह क्या है, उपन्यास है, निबंध है, या फिर कहानी है, या फिर काव्य संकलन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा काव्य संकलन। दोस्तों गलत पते पर चिट्ठी क्या है, यह एक काव्य संकलन है, यानी कि कविता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 18वां नंबर सवाल। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। दोस्तों भारत माता जो शीर्षक है यह किस काव्य संकलन से लिया गया है, यही आपको बताना है। तो यह लिया गया है ग्राम्या से। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राम्या। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए 19वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ में हुआ था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। दोस्तों अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो इनका भी जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि स्वदेशी शीर्षक कहता है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। दोस्तों कहता है कि जो स्वदेशी जो शीर्षक पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है यह कविता है वो किस छंद में है। आपको छंद बताना है कि वह कौन सा छंद में है, तो यह दिया हुआ है दोहा में, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। दोस्तों किसे प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है, तो घनानंद को प्रेम की पीर कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मन अर्जुन मन कृष्ण, मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है। तो दोस्तों यह कृति है वो अनामिका की है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो हमारा उत्तर होगा मुहर्रम का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए व्याकरण से दिया गया है, कहता है हिंदी में प्रत्यय होते हैं। दोस्तों हिंदी में कितने प्रत्यय होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया। दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भारत लिपियों की कहानी से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए 27 नंबर का सवाल। देखिए कहता है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस
काव्य संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों जो हमारी नींद कविता है यह किससे ली गई है, तो यह दुष्चक्र में स्रष्टा से लिया गया है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कवि के आदेश में कौन है। दोस्तों कवि के आदेशों में कौन है, सॉरी आदेशों नहीं अंदेशों में कौन है, कवि के अंदेशों में कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक जानी दुश्मन है। हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। दोस्तों भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, तो हमारा उत्तर होगा कवि के नयनों पर, यानी कि कवि के आंखों पर। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कर्म का मानक आधुनिक रूप है। दोस्तों कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है, तो इसका आधुनिक रूप हो जाएगा कर्म। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। दोस्तों कहता है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो इसका सही उत्तर होगा समाजवादी व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की कहता है कि परंपरा का पूर्ण ज्ञान व्यवस्था संभव है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 4 फरवरी 1938। चलिए उसके बाद आइए कहता है द मादामोजेल द अविनियो किसकी कृति है। दोस्तों द मादामोजेल द अविनियो ल मादामोजेल द अविनियो यह जो कृति है यह किसकी है, तो यह पिकासो की कृति है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ल मादामोजेल द अविनियो यह कृति किसकी है, तो पिकासो की है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। दोस्तों मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये प्रश्न 2 बार टाइप हो गया है। कहता है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का। इसको हम आगे कर देते हैं। उसके बाद आइए देखिए कहता है कि महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत व बढ़िया शिक्षा क्या है। दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसा प्रतिरोध, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न 2 बार आ गया है। वाणी कब भी इसके समान हो जाता है, तो राम नाम के बिना दोस्तों रिवीजन के लिए 2 बार क्वेश्चन को लेकर आए हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए उसके बाद आइए 38 नंबर सवाल, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कहता है कि रसखान के रचना काल के समय किस राज्य का काल था। दोस्तों रसखान का जो रचना काल था उस समय किस राज्य का काल था, तो देखिए अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। उस समय का राजा कौन था, तो जहांगीर था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 39 नंबर का सवाल कहता है कि कवि ने परंजन्य किसे कहा है। दोस्तों कवि ने परंजन्य किसे कहा है, तो इसका उत्तर होगा बादल को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। दोस्तों प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो वह अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। दोस्तों भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना है उसको कवि ने किससे किया है, तो हमारा उत्तर होगा छाया युक्त चंद्र से, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। दोस्तों मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो जनता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि हिरोशिमा कविता में किसका चित्रण करती है। दोस्तों हिरोशिमा जो कविता है इसमें किसका चित्रण किया गया है, तो हमारा उत्तर होगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सॉरी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 44 नंबर सवाल कहता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता
कहता है कि किस काव्य संग्रहण से संकलित है। दोस्तों एक वृक्ष की हत्या जो कविता है यह किस काव्य संग्रहण से संकलित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देख लीजिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है दीपशिखा, बी है ग्राम्या, सी है इन दिनों और डी है चिंता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो इन दिनों होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यह इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। चलिए उसके बाद आइए अगले प्रश्न में। देखिए कहता है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। दोस्तों गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा धमाके से देवी जागरण, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सृष्टि की विकास कथा का कहता है कि प्रथमाक्षर क्या है। दोस्तों कहता है सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विफलता पर छलके आंसू, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देख लीजिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 47 नंबर सवाल कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है वो किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रयाग शुल्क के द्वारा। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयाग शुल्क। और लिखा किसके द्वारा गया है, तो जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है, और इसका भावांतरित किसने किया है, तो प्रयाग शुल्क किया है। चलिए उसके बाद आइए अगले प्रश्न में। देखिए कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु यह जो कविता है यह किस भाषा से अनुदित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न बहुत आसान है। दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दोस्तों दही वाली मंगमा कहानी है यह किसके द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास के द्वारा रचित है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगले प्रश्न में। देखिए कहता है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है। दोस्तों मंगमा की बहू का क्या नाम है, तो नजमा नाम है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि ढहते विश्वास। दोस्तों यहाँ पर ढहते विश्वास होगा, तो कहता है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढहते विश्वास जो कहानी है यह किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो यह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित किया गया है। और ढहते विश्वास यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ढहते विश्वास किसके द्वारा लिखा गया आपको पता होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। अगर नहीं आपको पता है तो आप कमेंट में पूछिए, हम आपको इसका जवाब दे देंगे। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दोस्तों माँ कहानी है वह ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मंगू की माँ के कितनी संतानें थी। दोस्तों मंगू के माँ के कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। दोस्तों नगर कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है, तो तमिल भाषा से अनुदित है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि पपाती की उम्र क्या थी। दोस्तों पपाती की उम्र क्या थी, तो लगभग 12 वर्ष थी। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, यानी कि कौन सा पाठ है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता और मछली। तो दोस्तों जनतंत्र का जन्म किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। दोस्तों सर्वनाम कौन है, तो जो संज्ञा के बदले आता है, तो देखिए संज्ञा के बदले कौन है यहाँ पर है वह, तो वह क्या है, सर्वनाम है। चलिए देखिए कहता है कि 3 बेटे की माँ है। दोस्तों 3 बेटे की माँ कौन है, तो देखिए मंगमा, सीता, लक्ष्मी और पपाती। दोस्तों इसमें 3 बेटे की माँ कौन है, तो हमारा उत्तर होगा लक्ष्मी, यानी कि सॉरी 3 बेटे इसका नहीं है, लक्ष्मी का नहीं है, 3 बेटे हैं सीता का, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सर्वनाम का भेद है। दोस्तों सर्वनाम का भेद कौन है, तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम होता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दरवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक भी संज्ञा, ये तीनों संज्ञा का भेद है, और संबंधवाचक क्या है, सर्वनाम का भेद है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। दोस्तों नौबत खाने की इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है बिरजू महाराज, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए
कहता है कि ललित निबंध है। दोस्तों ललित निबंध कौन है? देखिए ललित निबंध क्या है, तो मछली नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर और नौबत खाने में इबादत। तो इसमें ललित निबंध कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है दही वाली मंगवा पाठ के लेखक है। दोस्तों दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। चलिए उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स मूलर को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि पंडित बिरजू महाराज, उसके बाद खाली स्थान, साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 9.5 साल का, यानी कि खाली स्थान के जगह पर क्या भराएगा, तो खाली स्थान के जगह पर भराएगा 9.5। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। दोस्तों धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो यह सांवर दहिया द्वारा अनुदित है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि बेतमा दानपत्र किस समय का है। दोस्तों बेतमा दानपत्र यह किस समय का है, तो 1020 ईस्वी का है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। दोस्तों नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिणी भारत से मिले हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी भारत। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। दोस्तों सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो सहजात वृत्तियाँ कहते हैं अनजान स्मृतियों को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। दोस्तों किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा नीति कथा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्रा ने कही है। यानी कि यह जो पंक्ति कहा गया है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह जो पंक्ति है यह किसने कहा है, तो दोस्तों यह सेन साहब कहा है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो उनको मिला था दुष्चक्र में श्रेष्ठता के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने के कारण क्या परिणाम हुआ है, तो सब बुद्धि विदेशी हो गई है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आइए कहता है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दोस्तों नगर कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुजाता के द्वारा लिखा गया है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक हैं, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पाशवी वृत्ति के। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि रहीरास किसकी कृति है। दोस्तों रहीरास किसकी कृति है, तो गुरु नानक की कृति है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। दोस्तों 25 क्वेश्चन और बच रहा है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सभी क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। दोस्तों लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो उसका बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो दोस्तों वह किससे बचाने की बात करता है, तो नदीरों से, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका कहता है कि प्रवास कब से कब तक था, यानी दक्षिण अफ्रीका में वह कब से कब तक रहे हैं, तो वह 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक रहे हैं। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में,
देखिए 80 नंबर सवाल कहता है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका उम्र कितना वर्ष था, तो 27 वर्ष था। चलिए 20 क्वेश्चन अब है। देखिए 81 नंबर कहता है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो राधा और कृष्ण को कहा है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतानें थी। दोस्तों मंगू के अलावा उसके माँ के कितनी संतान थी, तो 3 संतान। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अगेन का जन्म कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा उत्तर होगा 1911 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि दिनकर को यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो उर्वशी के लिए मिला था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगले प्रश्न में। कहता है कि नौबत खाने में इबादत कहता है साहित्य की कौन सी विद्या है। दोस्तों नौबत खाने में इबादत है वो साहित्य की कौन सी विद्या है, तो यह क्या है, व्यक्ति चित्र है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो यह 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 50-50 रुपया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। दोस्तों उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 8वीं सदी से। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। दोस्तों बहादुर पर 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो हमारा उत्तर होगा यथा तथ्य की, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कहता है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। दोस्तों जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। दोस्तों लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो इसका सही आंसर होगा लेखक का पिता, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 93 कहता है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो पैसे चुराने का और कितने रुपये चुराने का, तो 11 रुपये चुराने का आरोप लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास, चौराहा। तो इसमें चौराहा कौन सा समास है, दिग्गु समास है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 4 क्वेश्चन आप है। देखिए 3 क्वेश्चन आप। कहता है कि घनानंद कवि हैं। दोस्तों घनानंद कवि हैं वो कैसे कवि हैं, तो हमारा उत्तर होगा रीति मुक्त कवि हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 98 कहता है कि जन्म से ही पागल है। दोस्तों जन्म से पागल कौन है, तो मंगू है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। दोस्तों लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो लेखक की माँ ने मना किया। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। देखिए 100 प्रश्न कहता है कि पपाती को कौन सा रोग था, और ये क्वेश्चन हम ऑनलाइन टेस्ट में भी पूछे थे। बहुत सारे लोगों का सही जवाब आया था। इसको कौन सा रोग था, मेनिनजाइटिस था। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उस पर क्लिक करके आप लोग पूरा कोर्स मैट्रिक का देख लीजिए। आपको कम से कम 400 से ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो कम से कम आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत लंबा लंबा वीडियो नहीं है। आप 1 से 2 दिन में पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए।
गारंटी देते हैं कि आपको 400 से ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा।